विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में पूर्व 2 सिद्धांत अपन कर चुके हैं। आज तीसरे सिद्धांत परिवर्धन जैविकी का बेयर का सिद्धांत। बेयर का सिद्धांत कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, जो कि एक भ्रौणिकी का इतिहास जर्मन वैज्ञानिक कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर के योगदान के कारण उन्हें आधुनिक भ्रौणिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। बेयर ने 1828 में 3 शोध प्रबंध प्रकाशित करवाए: पत्र संकलन, भाष्य एवं जंतुओं का वैज्ञानिक इतिहास, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। यह तीनों पुस्तकें भ्रौणिकी के क्षेत्र में मानक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुई। बेयर का प्रसिद्ध सामान्यीकरण नियम निम्न प्रकार है: परिवर्धन के समय जंतु के विशिष्ट लक्षणों से पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। अत्यंत सामान्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद अपेक्षाकृत कम सामान्य तथा अंत में विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं। इस प्रकार परिवर्धन के दौरान एक जाति का भ्रूण दूसरी जाति के से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता जाता है, जबकि प्रारंभ में ये अपने वर्ग के सामान्य लक्षण प्रकट करते हैं। एक उच्चतर जंतु परिवर्धन के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के परिवर्धन से मिलती है। उदाहरण के लिए, जैसे स्तनधारी में सर्वप्रथम नोटोकॉर्ड विकसित होती है, जो कि समस्त कॉर्डेट का सामान्य लक्षण है। उसके बाद स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षण जैसे कर्णपल्लव, बाल, स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। अतः सभी प्राणियों में सर्वप्रथम सबसे सामान्य लक्षण और फिर कुछ विशिष्ट लक्षण और अंत में वंश तथा जाति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। चौथा सिद्धांत जाति आवर्तन या पुनरावर्तन सिद्धांत, बायोजेनेटिक लॉ और रिकैप्चुलेशन थ्योरी। यह सिद्धांत मूलर 1864 व हैक्कल 1868 द्वारा प्रतिपादित किया गया। उनके अनुसार जंतु परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे से समानताएं दर्शाते हैं। उत्तरोत्तर परिवर्धन में विभिन्नताएं, डाइवर्सिफिकेशन दर्शाते हैं। हैक्कल अनुसार उद्विकास या जातीय परिवर्धन जो सैकड़ों वर्षों में पूर्व हुआ था, एक प्राणी अपने व्यक्तिवर्तीय ऑन्टोजेनी परिवर्धन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से कम समय में गुजरता हुआ परिवर्धित होता है। अर्थात व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन जातीय वर्तीय परिवर्धन दोहराता है। इसे ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं। पांचवा, जनन दर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ऑगस्ट वीजमैन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वीजमैन ने 1875 में इस सिद्धांत अनुसार जनन कोशिकाएं, जो शुक्राणु व अंड होते हैं से बने होते हैं, वह स्वतः संरक्षित सेल्फ परपेचुएटिंग होते हैं तथा अन्य सभी कोशिकाओं से अलग होता है। काय की कोशिका, सोमेटिक सेल्स में केवल काय की संरचना के निर्धारक, जिन्हें डिटरमिनेंट्स कहते हैं, पाए जाते हैं। अतः कायकीय कोशिकाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती, जबकि जर्म कोशिकाएं, जर्म सेल्स में सभी निर्धारक पाए जाते हैं। ये जर्म कोशिकाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सतत कंटिन्यूटी दर्शाती है, अर्थात वंशागत होती है। अतः इसे जर्म प्लाज्म की सततता, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी का सिद्धांत कहते हैं। वीजमैन ने 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ को काटकर एक प्रयोग किया
तथा पाया कि हर पीढ़ी की पूंछ काट देने के बाद भी अगली पीढ़ी में पूंछ युक्त चूहे ही पैदा होते हैं, अर्थात उपार्जित लक्षण जो जर्म कोशिकाओं से संबंधित नहीं होते वे वंशागत नहीं होते। विहेल्म रॉक्स ने इसके समर्थन में प्रयोग कर प्रयोगात्मक भ्रूण की का नया रूप प्रदान किया। 2 कोशिका ली, एम्ब्रियो की 2 कोशिकाएं, उन एक कोशिका को जो एम्ब्रियो के विदलन द्वारा प्राप्त 2 कोशिकाएं थी, उसको एक कोशिका को गर्म करके सुई द्वारा नष्ट कर दी जाती है तो अपने को मात्र एक आधा विकसित भ्रूण प्राप्त होता है। यह दर्शाता है रॉक्स ने मेंढक के युग्मजन प्रथम विदलन के से उत्पन्न 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका को गर्म सुई से नष्ट करने पर पाया कि शेष एक कोशिका से सामान्य भ्रूण का विकास नहीं होता, अर्थात द्विकोश की अवस्था 2 सेल्ड स्टेज में ही कोशिका का भाग्य निर्धारण हो जाता है। इससे क्रमिक या मोज़ेक थ्योरी का पूर्ण समर्थन मिलता है। यह मोज़ेक इसलिए कहते हैं क्योंकि विदलन द्वारा उत्पन्न ब्लास्टोमियर्स विशेषता लिए हो जाते हैं जो मोज़ेक जैसा दिखाई व व्यवहार करते हैं। छठा सिद्धांत है नियमनकारी परिवर्धन सिद्धांत, रेगुलेटिव डेवलपमेंट थ्योरी। (1891) में जर्मन वैज्ञानिक हैंस डिशरिच ने मोज़ेक सिद्धांत के विरोध में अपना मत प्रयोग करने के पश्चात दिया। डैच के अनुसार सी अर्चिन के एम्ब्रियो से प्रथम विदलन से उत्पन्न 2 कोशिकाओं को पृथक करने से 2 सी अर्चिन प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक ब्लास्टोमियर कोशिका में संपूर्ण भ्रूण बनाने की क्षमता पाई जाती है। मानव में एक जाइगोट से उत्पन्न 2 कोशिकाओं को पृथक करने पर सगयुग्मिजन जुड़वा होमोजाइगस आइडेंटिकल ट्विंस परिवर्धित होते हैं। इस प्रकार का परिवर्धन नियमनकारी परिवर्धन कहलाता है। अतः विदलन के प्रारंभिक अवस्था में ब्लास्टोमियर्स का विभाजन बराबर मात्रा में होने के कारण उनमें बराबर की क्षमता होती है। Hence, at an early stage, the blastomeres possess equal potencies. 8वां सिद्धांत है प्रवणता सिद्धांत, ग्रेडियंट थ्योरी। प्रवणता सिद्धांत टी बोवेरी ने 1910 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अंडाणु के प्राणी ध्रुव एनिमल पोल से पित्तक ध्रुव की ओर अक्षीय प्रवणता पाई जाती है। चाइल्ड 1941 व वॉलपट 1971 में मॉर्फोजेंस के संबंध में प्रवणता ग्रेडियंट का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार मॉर्फोजेंस अपनी सांद्रता का एक सतत पारस कंटिन्यूअस रेंज स्थापित करते हैं। मॉर्फोजेंस की सांद्रता स्रोत के निकट सर्वाधिक तथा दूरी के साथ साथ घटती जाती है। इनकी सांद्रता के अनुरूप कोशिकाएं भ्रूण में अपनी स्थिति निर्धारित करती रहती है। आखिरी 9वां सिद्धांत संगठक सिद्धांत, जिसे ऑर्गेनाइजर थ्योरी कहते हैं। हेंस स्पीमेन तथा हिंडल प्रोस्कोल्ड मैनगोल्ड ने 1924 में संगठक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूणीय ऊतक अपने सीमावर्ती ऊतकों को एक विशिष्ट पथ पर विभेदन हेतु प्रेरित करते हैं। प्रेरित करने वाले ऊतकों को प्रेरक इंडक्टर
तथा प्रेरित होने वाले ऊतकों को प्रभावी ऊतक रिस्पॉन्डिंग टिश्यूज कहते हैं। प्रेरकों को ही संगठक कहते हैं। इस प्रकार के ऊतकों में अनुक्रिया सामान्य भ्रूणीय परिवर्धन हेतु आवश्यक होती है। उदाहरण, आंख के व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के दौरान गैस्ट्रुला अवस्था में अंतर्विलित इन्वोल्यूटिंग एंडोडर्म व मीजोडर्म समीपस्थ शीर्ष एक्टोडर्म हेड एक्टोडर्म से अनुक्रिया करती है और हेड एक्टोडर्म को लेंस निर्माण हेतु प्रेरणा मिलती है। इसमें अनुप्रस्थ न्यूरल प्लेट लेंस एक्टोडर्म हेतु प्रेरक इंड्यूसर का कार्य करती है। इस प्रकार इन 9 सिद्धांतों के बाद यह जो थ्योरीज जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है यहाँ समाप्त होती है। अब अगले टर्न पर अपन परिवर्धन जैविकी का महत्व क्या है, वो किस तरह से अपने लिए उपयोगी है, उस पर चर्चा करेंगे।